समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या समझ में नहीं आया? बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के मजबूत प्रदर्शन और जीत के पीछे के कारण क्या हैं? भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां क्यों सामने आ रही हैं? और पाकिस्तान में एक संवैधानिक संशोधन के कारण क्यों पाकिस्तानी जज गुस्से में हैं? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे कई सारे सवाल भेजे, देश और दुनिया से जुड़े सवाल, राजनीति और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े सवाल। और आज के इस साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में हम आपके ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं इस शो पर, जहां सवाल आपके होते हैं और जवाब आपके लिए होते हैं। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप मेरे साथ मिलिए और अपूर्वा को बधाई दीजिए। ये शादी करा के आई है, इसीलिए थोड़ी लंबी छुट्टी पे थी। तो अपूर्वा, आपको बहुत बहुत बधाई। और सबिका, जिनको आप पहचान गए, वो भी हमारे साथ हैं, उनको भी आप देखते रहेंगे। उन्होंने बखूबी इस समय में अपूर्वा की जगह शेखर से सवाल को होस्ट किया। शेखर, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि इसी बहाने अच्छी डिस्कवरी हमें मिल गई। हम जानते हैं कि हमारे दर्शक भी उन्हें अभी और देखना चाहेंगे, तो वो भी आपसे मिलती रहेंगी हमेशा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बखूबी इसको संभाला। हाँ, हमारी डिस्कवरी और वो कुछ नए शो भी शुरू कर रही है। तो अपूर्वा, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। बधाई आपको फिर से, और आप भी सब ज्वाइन कीजिए अपूर्वा को बधाई देने में। चलिए, धन्यवाद शेखर। सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल तपेश मजुमदार, हमारे मेंबर हैं, बहुत रेगुलर मेंबर हैं, बोल रहे हैं आज बिहार चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं और एनडीए की भारी जीत तय है। आरजेडी और उसके सीएम उम्मीदवार का भविष्य खतरे में है, लेकिन ज्यादा चिंता का विषय उसकी सहयोगी कांग्रेस है। कांग्रेस इस समय एक राडरलेस शिप लगती है जिसका सारा वोट चोरी का जोर डूब चुका है। एनडीए गौरव का आनंद ले रहा है और वे इसके हकदार भी हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और जो आपने शायद पहले लिखा होगा, जो कहा आपने ठीक भी हो गया, क्योंकि तो जबरदस्त स्वीप आई है। जैसा कि मुझे लगता नहीं कि एनडीए के लोगों ने भी सोचा था। ये तो रुझान तो लग रहा था, क्योंकि लोगों में कोई ऐसा नहीं था कि बिहार में अरे बदलना ही है। तो जब कोई बहुत दिन से जमा हुआ होता है तो उसको हटाने के लिए लोगों में एक सेंटिमेंट होना चाहिए कि निकाल के मारना है। ऐसा नहीं था वहाँ पे, तो उसमें तो वापस आना था, लेकिन इस तरह की मेजॉरिटी आना बहुत बड़ी बात है। उसमें आपकी बात ठीक है कि आरजेडी उनको सेटबैक हुआ है, लेकिन ये सच्चाई है कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो अभी इंटैक्ट है। उनका जो अपना वोट होता है वो जितना होता है उतना ही है, उसमें से 1% भी कम नहीं हुआ है। शायद आधा % फर्क पड़ा होगा, उतना भी नहीं। तो उनका वोट परसेंटेज है। कांग्रेस पार्टी के लिए सेटबैक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है। आज का नेशनल इंटरेस्ट मैंने लिखा है वो इसी के ऊपर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अभी क्या होगा। और कांग्रेस पार्टी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जाती रहती है, और वो सब नेगेटिव होती हैं। तो कभी शुरू किया कम्युनलिज्म से कि मोदी कम्युनल है, उसके बाद आपको याद होगा नोटबंदी, उसके बाद आपको फिर से याद कराता हूँ मैं रफाल स्कैंडल, उसके बीच में जज लोया की डेथ, फिर अडानी हिंडनबर्ग, फिर अंबानी अडानी, फिर वोट चोरी। तो जितना भी कांग्रेस पार्टी का कैंपेन अब तक रहा है नेगेटिव रहा है। और नेगेटिव कैंपेन से ठीक है, कभी कभी नेगेटिव कैंपेन काम आते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब लोग इतने नाराज़ हों कि अब इसको निकाल के बाहर रखना ही है। अगर कांग्रेस पार्टी अपनी इतिहास से ही समझे तो 2 बार हुआ है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गई, बल्कि गांधी परिवार में ही गई। एक बार इंदिरा गांधी की 1977 में, और एक बार राजीव गांधी की 1989 में, 1989 में। दोनों बार लोगों में था अरे यार इनको निकालना है, तो इस तरीके से निकाला गया। वो इतना नेगेटिव फीलिंग अभी नहीं है। ऐसे में आपको कुछ ना कुछ तो नया एजेंडा लेके आना पड़ेगा। जैसे इंदिरा जी की कहानी थी 1971 की, जब सब उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे और लगता था ये कैसे अब जीतेंगी, सब उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे। तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ,
इंदिरा जी कहती हैं गरीबी हटाओ, अब आप फैसला कीजिए। तो ये क्या किया उन्होंने एक पॉजिटिव इम्पल्स को हिट किया वोटर की, क्योंकि भारत बहुत यंग देश है, हमेशा ही यंग देश है, क्योंकि बर्थ रेट हाई रहा है यहाँ पे। अभी भी हमारी जो एवरेज पॉपुलेशन है का जो एज है वो करीब 28, साढ़े 28 साल, 29 के आसपास ही है, लेकिन बिहार में 25 है। 71 में आप सोचिए कि भारत की क्या एवरेज एज होगी। तो जब नौजवान लोग होते हैं वो ज़्यादा भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं, अपने अतीत को छोड़ के। तो उसमें अगर कोई बिटरनेस हो, गुस्सा हो, जैसे कि इमरजेंसी के बाद में था, वो एक अलग बात होती है। नहीं तो लोग देखते हैं कि पॉजिटिव एजेंडा लेके कौन आ रहा है और उस पॉजिटिव एजेंडा पे वोट दिया जाता है। आप देखें 2014 में थोड़ा करप्शन वगैरह का था, लास्ट 3 साल यूपीए की सरकार बहुत इफेक्टिव नहीं थी, तो नेगेटिविटी थी। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा जो नरेंद्र मोदी को हुआ और जिससे कि उनके 283 सीटें आई, वो यही था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वो खड़े होके अपने कैंपेन में बोलते थे अच्छे दिन, और सारी क्राउड बोलती थी आने वाले हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एजेंडा था। कांग्रेस अभी 11 साल से कुछ पॉजिटिव एजेंडा नहीं ला पाई है और वो कांग्रेस के लिए अब एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है। शेखर, बिहार से जुड़े 2-3 और सवाल लूंगी। अगला सवाल आदित्य का है। बोल रहे राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप के संबंध में शेखर सर, आप और द प्रिंट टीम वहां मौजूद थे। क्या आपको इस वोट चोरी के लिए ज़मीन पर या ग्राउंड पर कोई समर्थन मिला, और अगर नहीं तो कांग्रेस जैसे विपक्षी दल और यहाँ तक कि शिवसेना और बीआरएस जैसे दल इसे क्यों उठा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन पास्ट के ऑपोजिशन से अलग है, जिन्हें आम भारतीय नागरिक और उनके मुद्दों की नब्ज की समझ नहीं है? कुछ हद तक आपकी बात ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें भी जो तथ्य आए उसमें आप देखें कि इनकॉम्पिटेंस था, इनएफिशिएंसी थी, गलतियां थी। हो सकता है कुछ लोगों ने गलत वोट भी डाले हो, लेकिन कोई मास स्केल पे नहीं था जिसको आप बोले इलेक्शन चोरी हो गई। ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है 500 वोट, 1000 वोट, हो सकता है कहीं 2000 वोट पे, पर वो एक क्षेत्र में होंगे। पर लार्ज स्केल पे ये कहना कि वोट चोरी हो गई और इलेक्शन चोरी कर लिया गया, वो ठीक नहीं है। और उसमें ये कहना कि सारे एग्जिट पोल्स और सारे ओपिनियन पोल्स तो कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स सब मिले हुए हैं मोदी सरकार से। वैसे भी मैं तो एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स में यकीन करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब तो इतनी सारी आ गई हैं कि हर आदमी बैठ के अपने आप बोलता है मैं एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कर रहा हूँ, और काफ़ी लोग तो बोलते हैं मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ जी। और एक आपको मैं सच बात बताता हूँ, इतने साल हो गए मुझे इलेक्शंस में घूमते हुए। कम से कम आप सोचें कि सन 84 से जब मैं ग्वालियर में इलेक्शन कवर करने गया, जहाँ माधवराव सिंधिया और अटल बिहारी वाजपेयी कंटेस्ट कर रहे थे, फिर मैं इंदौर में गया, पीसी सेठी जो हमारे होम मिनिस्टर थे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो ऐसी बहुत जगह गया मैं तब भी। उसके पहले 1980 में पंजाब और हरियाणा के 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने देखी, तब तो मैं बहुत यंग एज में था। ये सब देखा है। इन सब में कभी मैंने ये नहीं देखा कि लोग बोलें कि सारा इलेक्शन चोरी हो रहा है जी। एक लोगों का इलेक्शन की जो व्यवस्था है उसमें यकीन है, और अगर इस लेवल पे इलेक्शन चोरी हो जाए तो लोग तो सड़क पे आ जाएंगे ना। जब पहले कहा कि जब ये SIR प्रोसेस हो रही है तो उसमें लाखों लोग निकाल दिए गए, अगर लाखों लोग निकाल दिए जाते तो वो सब सड़क पे आते ना जी। इंडिया में किसी का भी वोट आप ले लें तो वो तो सड़क पे जाएगा ही। अच्छा, 1 का 2 का 4 का 10 का आप बोले 80 लाख के काट दिए, 60 लाख के काट दिए, तो यहाँ तो बलबा हो जाता। तो ये बात ठीक नहीं है। और इतने चुनाव देखें, अभी के चुनाव जो है, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन इसने बहुत कमज़ोरी दिखाई है। इसमें आप देखें कि 10,000 रुपये हर महिला को जो देने का वायदा किया, कुछ आपने पहले दिए, फिर कुछ आपने इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले ली कि क्योंकि ऑनगोइंग स्कीम है इसलिए कैंपेन के दौरान भी दी जाएंगे। वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने उनको एक कंसेशन दिया NDA को। तो इलेक्शन कमीशन में बहुत खामियां हैं, बहुत कमज़ोरियां भी हैं और बहुत गलतियां भी हैं। पर यह कहना कि सारा वोट चोरी कर लिया, ये सारे इलेक्टोरल रोल से रिग कर दिए, वो ठीक नहीं है। और इसीलिए जब बात इतनी एग्जैजरेट हो जाए तो फिर लोग कहते हैं चुनाव में जिसको वोट देंगे वही जीतेगा।
शेखर, अगला सवाल संकल्प का है। हमारे मेंबर हैं, बोल रहे बिहार से राहुल के लिए क्या संदेश है, जहां जाति जनगणना हुई थी और वे सर या एसआईआर का विक्टिम भी था। मोदी के खिलाफ उनके ये मुख्य हाइड्रोजन बम थे। मुझे ऐसे भी किसी भी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है जो बताते हैं कि इस जाति ने इस पार्टी को वोट दिया या डेमोग्राफिक के मूड को दर्शाने का दावा करते हैं। हालांकि ये स्पष्ट है, क्लियर है, भले ही जनता मोदी से नाराज हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को राहुल पर भरोसा नहीं है। क्या राहुल का ये भ्रम कि कांग्रेस ही डिफॉल्ट ओएस है कभी बदलेगा? देखिए, इसी पे आज का मैंने नेशनल इंटरेस्ट लिखा है, वो मैं लिख के अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, वो आपके साथ शेयर कर लेंगे पूर्वा, उसका वीडियो वर्जन भी शेयर कर लेंगी। आप देखिएगा, वही कहा है कि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि हम डिफॉल्ट पार्टी ऑफ पावर हैं और लोगों की गलती हो गई कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। कभी ना कभी तो अपनी गलती समझ आएगी, और समझ आएगी तो कहाँ जाएंगे, हमारे पास ही आएंगे। तो वो उसी सपने में बैठे हुए हैं। उनको थोड़ी सी ह्यूमिलिटी चाहिए कि ये देखो, ये काम नहीं कर रहा है। हमें देखना चाहिए कि मोदी क्यों बार बार जीत रहे हैं जी। अगर आपको किसी भी कंपटीशन में लगे, स्पर्धा में, कि दूसरा मेरे से बार बार जीतता जा रहा है, तो आपको उसको कंटेम्प्ट से नहीं देखना है, आपको उसको इज्जत से देखना है, रिस्पेक्ट से। कह रहे कमाल की बात है, ये आदमी जीतता रहता है। जैसे आपको मैं क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ। स्टीव वॉ की क्रिकेट टीम थी, सबको हराती थी सब समय। इंडिया को तो बिल्कुल हराती थी, 2.5 दिन में, 3 दिन में, कोई ठहरने का फायदा नहीं था। इंडिया ने फिर उसको हराना शुरू किया, फिर इंडिया ने उसको लगातार हराया। अभी पिछली सीरीज़ हम ऑस्ट्रेलिया में हारे, लेकिन उसके पहले 4 सीरीज़, 2 इंडिया में, 2 ऑस्ट्रेलिया में, लगातार इंडिया जीता टेस्ट्स की जी। और इंडिया, वैसे भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को वाइट बॉल क्रिकेट में भी हराना शुरू किया। वो क्यों शुरू हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि जो भारत की टीम थी या भारत की क्रिकेट को जो प्लान करने वाले थे, वो ऑस्ट्रेलिया को कंटेम्प्ट से देखते थे या ऑस्ट्रेलिया को छोटा समझते थे या ऑस्ट्रेलिया को डिसडेन के साथ देखते थे। ऐसा नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की रिस्पेक्ट करनी शुरू की, इज्जत करनी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे यार, अगर ये इतना जीतते हैं, सबको हराते हैं, तो कुछ तो ये कर रहे होंगे ना। तो हमें सीखना चाहिए, हमें ऑन दी अप खेलना चाहिए, हमें फील्डिंग अच्छी करनी चाहिए, हमें फिटनेस अच्छी करनी चाहिए, फास्ट बॉलर लाने चाहिए, और देखिए ज़रूरत है तो स्लेजिंग भी करनी चाहिए। आपको टफ खेलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो तभी इंडिया जीतना शुरू हुआ। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कंटेम्प्ट से ट्रीट करता तो कभी उसको हरा नहीं सकता था। इसलिए जब आपका राइवल बहुत मजबूत हो, तब आपको उसकी रिस्पेक्ट करना और भी ज़रूरी होता है कि वो मजबूत कैसे हुआ। ये मत सोचिए कि अरे ये मजबूत क्यों हो गया, ये लोग बेवकूफ़ हैं, उनकी गलती है, या इसने चोरी करी है, या इसने बॉल टेम्परिंग करी होगी, या इसने एम्पायर्स फिक्स किए होंगे। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। शेखर, एक और सवाल लूँगी बिहार चुनाव पर, प्रशांत किशोर पर, जिनको एक्स फैक्टर समझा जा रहा था इन चुनावों का। गौतम सिंह पूछ रहे हैं, पीके के लिए क्या गलत हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, कि वो 0 पर आ गए जबकि उन्होंने लोगों को जीवन पर गहरा असर डालने वाले मुद्दे उठाए थे। क्या उनके चुनाव न लड़ने से कोई गलत संदेश गया, या एक और केजरीवाल बनना उनके लिए एक नकारात्मक अर्थ बन गया, या फिर सिर्फ ये कि न तो बिहार और न ही भारत जातिगत समीकरणों या फिर कास्ट कन्फिग्रेशन से आगे बढ़ने को तैयार है? देखिए, उन्होंने जो किया बहुत हिम्मत का काम था, क्योंकि एक तो ये बात होती है कि आप नए स्टार्टअप पॉलिटिक्स में लेके आए हैं। भारत की पॉलिटिक्स में जो एंट्री लेवल बार है वो बहुत हाई है जी। अब उसमें आने के लिए या तो आप कोई बड़ी पार्टी से हो, या कोई बड़ी आइडियोलॉजी से हो जैसे कि आरएसएस है, या फिर आप किसी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से हो, परिवार से हो। एक नए इंसान के लिए आना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने एक बार नेशनल इंटरेस्ट लिखा था आम आदमी पार्टी के लिए कि ये हमारा यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर, स्टार्टअप ऑफ द ईयर है। तो इसमें स्टार्टअप लगाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब देखिए उन जगहों पे गई जहाँ पे कास्ट के हिसाब से खेमे नहीं बटे हुए, ना कास्ट के हिसाब से, धर्म के हिसाब से भी इतने नहीं, और उनमें वहाँ पे बीजेपी भी उनका राइवल नहीं थी। 2013 में जब वो दिल्ली में आए तो कांग्रेस पार्टी उनका राइवल थी। कांग्रेस पार्टी 15 साल से राज कर रही थी और कांग्रेस पार्टी उस समय बहुत अनपॉपुलर थी। उसके बावजूद पहली बार में आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी दिल्ली में नहीं आई। फिर आप देखिए वो पंजाब में गई, 2017 में पंजाब में भी उनकी मेजॉरिटी नहीं आई, जबकि अकाली दल की सरकार बहुत अनपॉपुलर थी। फिर कांग्रेस पार्टी वहाँ पे आ गई अच्छी मेजॉरिटी लेके। जी। समय लगता है इसके अंदर। अब
बिहार में जाना, पंजाब में भी ठीक है, अकाली दल का कुछ कमिटेड वोट है, कुछ कांग्रेस का होगा, लेकिन वहाँ पे भी इतना डीपली कमिटेड वोट नहीं है जितना कि बिहार में कास्ट के बेसिस पे है। तो उसमें जाना, नई कोई राजनीति लेके, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो ठीक थे। उनका अब ये है कि बहुत लोगों ने शायद ये सोचा कि अरे यार बात तो ठीक कह रहा है, पर इसकी सत्ता तो आने वाली नहीं है, तो इसको वोट देंगे तो वो वोट बेकार हो जाएगा। दूसरी बात ये कि बिहार बहुत गरीब स्टेट है। अब सारे भारत में आप सोचेंगे करीब 2.5 लाख रुपए के करीब पर कैपिटा इनकम है साल की। बिहार में 69,000 रुपए है, भारत से 1/3 से भी कम है जी। उसके अंदर आपको अचानक 10,000 रुपये मिल गए, 1,40,00,000 महिलाओं को, आपको और भी काफ़ी कुछ मिल रहा है। आपको घर बनाने के पैसे मिल गए, आपको खेती के नाम से पीएम किसान योजना में मिलते हैं, आपको टॉयलेट बनाने के लिए मिल गए। तो सब लोग को लगता है यार कुछ तो मिल रहा है, इतने साल कुछ नहीं मिला था। और कुछ और भी काफ़ी अच्छी बातें हुई है। मैंने लिखा था अपना राइटिंग्स ऑन द वॉल में कि बिहार में मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब जहाँ जाएँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। बल्कि आप देखिए वहाँ की दीवारों पे, मेरी सीरीज़ का नाम ही राइटिंग्स ऑन द वॉल है, तो वहाँ पे देखिए क्या बिक रहा है। वहाँ पे सरिये, सीमेंट और पेंट बिक रहे हैं। एक जगह देखा कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली एक सरिया बेच रहे हैं और साथ में ही जसप्रीत बुमराह सीमेंट बेच रहे हैं। तो आधी क्रिकेट टीम आपका पिछले 10 साल का बेस्ट फास्ट बॉलर और बेस्ट बैटर और एक टॉप एक्ट्रेस बॉलीवुड की और फिल्म मेकर, ये सब मिलके आपको सरिया और सीमेंट बेच रहे हैं। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? एक तो रेमिटेंसेस से आ रहा है, लोग जो बाहर जा रहे हैं भेज रहे हैं, और बाहर भी वेज लेवल्स बढ़ रहे हैं जी। सारे इंडिया में वेज लेवल्स बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो मोदी सरकार से मिल रहा है पीएम आवास योजना, तो अब दोनों को मिला के बना रहे हैं, तो लोगों को सब नज़र आता है। और स्कूल एनरोलमेंट बढ़ी है बिहार में, लिटरेसी बढ़ी है, इस समय करीब 75% के ऊपर लिटरेसी है। उसकी समस्याएं भी हैं। समस्या ये है कि स्कूल एनरोलमेंट तो बढ़ी है, लेकिन ड्रॉप आउट रेट बहुत है, और वो 9वीं क्लास के बाद आता है 10वीं में आके। क्यों? क्योंकि 9वीं क्लास तक तो आप प्रमोट होते रहते हैं, 10वीं में इम्तहान पास करना मुश्किल होता है, तो उस टाइम लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो उससे समस्या भी हो रही है कि वहाँ लिटरेट एक तरह के पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड लोग हैं। जब वो बाहर जाते भी हैं तो उनको लो लेवल की नौकरियाँ मिलती हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन सब समस्याओं का इतना बड़ा क्रिटिकल मास नहीं बना कि लोग ये सोचे कि हमें जितने फ़ायदे मिले हैं उनके मुकाबले ये मसले बड़े हैं। क्योंकि बिहार, वहाँ अभी आप देखेंगे बहुत गरीबी है, लेकिन वो जब अपनी तुलना करते हैं तो अपने अतीत से करते हैं कि यार उसके मुकाबले तो मैं बहुत बेहतर हूँ, उसके मुकाबले तो मेरा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। सबसे बड़ी बात, अब देखें हर घर में बिजली आ रही है, सड़कें बन गई। वो रात को मैंने देखा और राइटिंग्स ऑन द वॉल में लिखा भी कि अब रात में जहाँ जाए, गाँव में से भी जाएं, तो टिम टिम घरों के बाहर हरी बत्ती चमकती है। वो क्या हरी बत्ती होती है? वो बिजली का मीटर लगा होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं। तो वहाँ बहुत बदलाव भी हुआ है। तो ये कहना कि वहाँ कुछ नहीं हुआ और इसलिए लोग बिल्कुल भरे हुए थे कि अब इनको निकाल के बाहर फेंकना है, ऐसा नहीं था। शेखर, अगला सवाल दिल्ली में हुए विस्फोट से जुड़ा है। ज्वाला कोंडिया पूछ रहे हैं कि हाल ही में भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां क्यों देखी जा रही हैं? मणिपुर, ऑपरेशन सिंदूर, दिल्ली विस्फोट, क्या ये जियोपॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस फेलियर या गवर्नेंस की विफलताओं से संबंधित है? दिल्ली में विस्फोट होने के बाद क्या हम UPA 2 जैसे दौर में जा रहे हैं, जहां मेनलैंड इंडिया, मुंबई, हैदराबाद आदि में भी विस्फोट हुए थे? देखिए, इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि शायद ये वन ऑफ होगा। हालांकि अगर ये होता तो ये बहुत भयंकर होता। अगर वो बाबरी मस्जिद की एनिवर्सरी पे करते, जो कि उनकी प्लान थी कि दिल्ली में 32 जगह वो धमाके करते, और जितना उनके पास विस्फोटक था 32 जगह वो काफ़ी बड़े धमाके कर सकते थे। अब भूले ना कि मेरे ख्याल 2007 में हुआ था, बम्बई में रेलवे बॉम्बिंग्स हुई थी। तो एक साथ मेरे ख्याल 60 या 70 वो प्रेशर कुकर्स के अंदर यही एक्सप्लोसिव डाल के फ्यूल ऑयल और अमोनियम नाइट्रेट ट्रेन में रखा था। वहाँ बहुत भीड़ होती है, 209 लोग मारे गए थे। तो दिल्ली में ऐसा होता, और वो भी बाबरी मस्जिद की एनिवर्सरी पे, तो आप देखिए कि कितना बड़ा भयंकर हादसा होता। मैं ये कहूँगा कि ठीक है, जो हुआ वो ख़राब हुआ, जो ये एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ,
लेकिन ये देखिए कि क्या होने से बच गया। जी। तो मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता हूँ, मैं इसको इंटेलिजेंस की सक्सेस मानता हूँ, सफलता मानता हूँ। देखिए ऐसी चीज़ों में हम सबको ठंडे दिमाग से और बड़े दिल से सोचना चाहिए कि ये प्लान क्या थी। प्लान यहाँ 3000 किलो विस्फोटक था, ये आदमी कुछ लेके निकल गया और ये पोल खुल चुकी थी। उसके पहले कश्मीर में अरेस्ट हो चुके थे, लखनऊ में अरेस्ट हो गया था इस विस्फोट से पहले, और फरीदाबाद में भी हो गए थे और काफ़ी सामान मिल भी गया था। ये तो उस सारे चक्कर में एक इंसान निकल गया जिसने दिल्ली में ऐसे किया। पर आप सोचिए कि कितना बचाव हो गया। ये चांस की बात है, और 6 घंटे होते तो ये भी हाथ में आ जाता, या शायद ये हाथ में नहीं निकलता, या वो खबर अगर लीक नहीं होती फरीदाबाद से रेड्स की, जो कि वहाँ एक हिंदी अखबार में छप गई, फिर सबको मिल गई, तो शायद इसको भी भनक ना पड़ती है, कहीं और होगा, क्योंकि वो रेड्स तो 2 दिन से चल रही थी। तो इंटेलिजेंस ने इसको पकड़ दिया था जी। ये बात हमें बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। वो भी बहुत लोग मेहनत करते हैं इंटेलिजेंस वाले, वो भी मिडिल क्लास लोग हैं, सरकारी सैलरीज पे, घर जाने का टाइम नहीं मिलता, दिन रात काम करते हैं। पर देखिए एक बात है कि अगर 1000 बार आतंकवादी कोशिश करते हैं, आपको, अगर आप इंटेलिजेंस हैं, आपको 1000 बार सफल होना पड़ेगा उनको पकड़ने में या उनको रोकने में। जी। जहां अगर जो टेररिस्ट हैं उसको सिर्फ 1000 में से 1 बार सफल होना है, 999 बार वो फेल हो सकता है। जी। तो ये सब बातें, इक्वेशन समझ के चलना चाहिए। अभी मैं कहूँगा इस केस में हम बहुत बच गए, और इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस, खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस पकड़े कैसे गए, शुरू कैसे, आपको पता है, आपने देखा ही होगा कि एक एसएसपी वहाँ पे और एक कश्मीर पुलिस के जूनियर ऑफिसर, उन्होंने देखा कि जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं, वो इग्नोर कर देते। कश्मीर में तो हर तरह के पोस्टर लगते हैं। उन्होंने कहा यार हमारे एरिया में कैसे लग गए ये पोस्टर, पता लगाओ। देखा, फिर सीसीटीवी देखा, फिर कोई आदमी लगा रहा है, फिर उस आदमी को ट्रैक किया, तो ऐसे ये सारी बात खुली। ये बहुत पेनस्टेकिंग, बड़ी मेहनत का, बोरिंग इन्वेस्टिगेशन का काम होता है। तो उनकी हमें दाद देनी चाहिए। एक इंसिडेंट हो गया चलिए दिल्ली में, लेकिन सोचिए कि ऐसे अगर 100 होते तो फिर क्या होता। और अभी तो लगता है कि उसका बॉम्ब अनस्टेबल था, नहीं तो वो कहीं जाके ऐसी जगह रखता जहाँ बहुत लोग और ज़्यादा होते। ये तो सड़क पे ही हो गया। तो ये बचाव हुआ एक तरह से, ठीक है, 13 जाने गई, उनमें से कम एक तो आतंकवादी की है, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। अब ये कहना कि वापस वही हो सकता है जो पहले था यूपीए के समय, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर मैं कहूँगा कि इसका अंदेशा कम है, क्योंकि ये बिना पाकिस्तान की सपोर्ट के लार्जर स्केल पे नहीं हो सकता। और पाकिस्तान को भी पता है और दुनिया को भी पता है कि अगर ये चलेगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस अब क्या होगा। तो मुझको इसकी संभावना कम लगती है। ये भी है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, हर जगह अब सीसीटीवी कैमरास हैं, वो बहुत ज़्यादा है, तो छुप के कुछ करना पहले से बहुत मुश्किल है। शेखर, अगला सवाल इनका यूज़र नेम ए है। पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना को दिए जाने वाले 3 अपाचे AH-64E विमानों की फाइनल ट्रांच में देरी के मामले में आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या ये विश्वास करने योग्य है कि AN-124 पैकेज को मेसा एरिजोना में सेंडर को केवल इसलिए वापस करना पड़ा क्योंकि टर्की ने इसका हवाई क्षेत्र ब्लॉक कर दिया था, ये भी इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स AFP में एक लंबी यात्रा के बाद। महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की ऐसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तक की डिलीवरी के लिए निश्चित रूप से एक ऑल्टरनेटिव एयर पैसेज का प्रबंध किया जा सकता था। निश्चित रूप से वो बोल रहे हैं ऐसा इसमें स्टोरी में और होगा, इसमें और कुछ भी पेच होगा। नहीं देखिए, और इसमें कुछ खास पेच नहीं है। ये बड़ा जहाज़ था, AN-24 लेके आ रहा था। और देखिए, अगर आप दुनिया की एयर स्पेस अभी देखें, पश्चिम और पूर्व, जैसे हमारे और यूरोप के बीच में या अमेरिका के बीच में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तो कभी आपको आने नहीं देगा, खास करके आपका डिफेंस का सामान, और इंडिया आने वाली फ़्लाइट्स वैसी पाबंदी है। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान से ऊपर जाना भी ख़तरनाक है, हालांकि कुछ एयरलाइंस जाती हैं वहाँ से। जी। फिर अगर ये अमेरिका का चार्टर है तो ईरान के ऊपर से नहीं आ सकता, इतना बड़ा ईरान है। इसको टर्की के बिना, ऊपर आए बिना अगर आता तो फिर वो बहुत घूम के अरेबियन पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, उससे फिर वो गल्फ ऑफ एडन या वहाँ से कहीं से आके यमन के ऊपर भी नहीं जा सकता।
सारे यमन से घूम के आके फिर वो अफ्रीका के ऊपर से आके जिबूती के फिर वो इंडिया में आता, तो ये बहुत लंबा रूट हो जाता है। जी। तो अब रूट ऐसा ही कुछ लंबा लेके आएंगे, और सारी फ्लाइट्स तो आती हैं टर्की के ऊपर। आप भी जाइए यहाँ से लंदन, तो आप ऐसे ही जाते हैं, अब पाकिस्तान को अवॉइड करते हैं, फिर आप थोड़ा पर्शियन गल्फ की तरफ जाते हैं, फिर आप टर्की के ऊपर जाते हैं, फिर ईरान, टर्की, मतलब ऐसे ऐसे वो सब रूट्स हैं। पर ईरान भी अब तो बंद ही है जी। जब से लड़ाई हुई है, मोर और लेस। तो ये बड़ा क्लोज्ड एरिया है। उससे अगर आप थोड़ा सा और दूसरी तरफ जाएं, मान लीजिए कि उससे आप थोड़ा सा पश्चिम की तरफ जाएं, तो फिर आपको यूक्रेन मिलता है। वो भी बहुत बड़ा देश है, वहाँ भी एयर स्पेस बंद है, वहाँ भी लड़ाई हो रही है। जी। तो इस समय काफ़ी कॉरिडोर्स बंद हो गए हैं, और इसमें इस जहाज़ को लाना जो कि मिलिट्री कार्गो ला रहा है, वो जहाज़ मिलिट्री नहीं है, वो चार्टर है, लेकिन वो मिलिट्री कार्गो ला रहा है। वो फिर से आएगा, रूट्स तो बहुत अवेलेबल है और रूट लेके आएगा। लेकिन आप ये याद रखिए कि ये जो जहाज़ है AN-124, इसके सिर्फ 10 ही जहाज़ हैं, 10 ही कॉपीज़ हैं दुनिया में। तो ये बहुत बिजी रहता है, इसका चार्टर बहुत दिन से बुकड रहता है। कुछ और जहाज़ है जिनमें एक बार में एक आ सकता है, जैसे C-17 है, मेरे ख्याल C-5 है, उसमें भी आ सकता है। लेकिन AN-124 में 3 आ सकते हैं। तो फिर से अब वो जहाज़ अवेलेबल होगा, क्योंकि इसीलिए वो वापस गया कि उस जहाज़ की बुकिंग कुछ और सामान के लिए भी थी। इसका जो डिटेल आपको चाहिए, मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने स्नेह एलेक्स फिलिप की स्टोरी पढ़ी है द प्रिंट में ही, तो वो आपसे लिंक शेयर करेंगी अपूर्वा, आप उसको देख लीजिएगा। शेखर, जो भी लिंक्स मेंशन करते हैं सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं, तो आप वो ज़रूर पढ़ें। शेखर, अगला सवाल विश्वास भंडारकर का है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं, पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो समय समय पर सेना या सेना प्रमुख को प्ले अराउंड करने की स्पेस देता है, जिस दौरान पूरी पाकिस्तानी आवाम उत्साहित दिखती है और कुछ समझदार लोगों को छोड़कर उसका समर्थन करती है। लेकिन जैसे ही सेना प्रमुख का खेल खत्म होता है, पूरी आवाम उसके खिलाफ हो जाती है। इस फिनोमिनन की क्या वजह है? पूरे देश की कलेक्टिव मेमोरी इतनी शॉर्ट लिव्ड क्यों है? हम अक्सर देखते हैं कि देश अपने इतिहास के कारण सतर्क या कॉशियस हो जाते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस मामले में एक एक्सेप्शन है। उन्होंने कहा है #27th अमेंडमेंट। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 27th अमेंडमेंट पे मैंने काफ़ी डिटेल में क्लटर किया है 2 पार्ट्स में। तो एक पार्ट में हमने बताया कि इसके सेना को और सेना सिविल रिलेशंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जो मुनीर सारे जीवन के लिए आजीवन फील्ड मार्शल, उनके अंदर नेवी भी, एयरफोर्स भी, उनके अंडर न्यूक्लियर कमांड भी, वाइस चीफ, डिप्टी चीफ भी वही चुनेंगे, न्यूक्लियर कमांड का कमांडर भी वही चुनेंगे, न्यूक्लियर कमांड का कमांडर सिर्फ आर्मी से ही होगा। ये सब उन्होंने करा लिया और बिल्कुल सिविल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ ये कि उसमें जुडिशरी को कितनी बुरी तरह से ख़त्म किया गया, जिसके लिए आपने कहा कि एक जज ने, दो जजों ने उसमें इस्तीफा दिया। तो और ये कहानी भी चल रही है, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह होगी। लेकिन देखिए, एक चीज़ है जिससे कि शहबाज शरीफ की सरकार और आर्मी चीफ, इनमें एक कॉमन कॉज है। कॉमन कॉज क्या है कि कहीं इमरान खान को कोई छोड़ ना दे, और इमरान खान को कोई छोड़ सकता है तो वो सिर्फ कोई जज छोड़ सकता है। तो उनका ये जॉइंट प्रोजेक्ट है कि जुडिशरी को ही ख़त्म कर दो। उस चक्कर में शहबाज शरीफ से बिल्कुल, अब मैं हिंदी में क्या बताऊं, पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है, शहबाज शरीफ भी पंजाबी हैं तो समझेंगे, उसको कहते हैं झोली चुक। जो आदमी किसी के सामने, किसी के पीछे झोली उठा के घूमता रहता है, मतलब वो बिल्कुल ही चमचा। तो वो फील्ड मार्शल के साथ अब बिल्कुल ऐसे हो गए। पाकिस्तान देखिए, एक पेक्यूलियर हिस्ट्री है। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसमें बहुत कू और मिलिट्री टेक ओवर हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर कू पीसफुल हुआ है। क्योंकि ऐसे लगता है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कब सेना आएगी, कब टेक ओवर कर लेगी, और उसके बाद नॉर्मली सब कुछ चलता रहता है। तो ये भी अब कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आपने सवाल ये जो रेज़ किया, ठीक किया, कि पाकिस्तान के लोग ये एक्सेप्ट क्यों करते हैं। वो इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि एक साइकोलॉजी बढ़ाई गई है कि हमें भारत से बहुत खतरा है, और भारत से हमें कौन बचा सकता है? अगर खतरा है, वो हमारी सेना बचा सकती है। तो उससे पाकिस्तान की सेना को एक और पोजीशन मिल जाती है अपने समाज में और अपनी पॉलिटिक्स में। अब क्या होता है, अगर कुछ समय थोड़ी भारत के साथ शांति हो जाए तो यही आर्मी अनपॉपुलर हो जाती है। जैसे कि मुशर्रफ हो गए थे, मुशर्रफ के समय 2007 में बहुत अनपॉपुलर हो गई थी, और उस समय लोग, तब ये पहली बार नारा आया था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि टेररिज्म फौजी कराते हैं। उन्होंने क्या किया, 26/11 के अटैक कर दिए बॉम्बे में,
और वहाँ पे शोर कर दिया कि अरे इंडिया अटैक करने वाला है। इंडिया की कोई प्लान नहीं थी अटैक करने की, लेकिन ड्रामेबाजी में उन्होंने, क्योंकि उनको पता है क्या करना है, अपने जहाज़, अपने F-16 अपने शहरों के ऊपर ही लो फ्लाइंग शुरू कर दी कि इंडिया अटैक करने आ रहा है। अगर इंडिया अटैक कर रहा है फिर तो आपके जहाज़ तो इंडिया के अटैक लो आएंगे, इंडिया के जहाज़ लो आएंगे रडार को अवॉइड करने के लिए। आपके जहाज़ तो ऊपर होंगे ना देखने के लिए कहाँ से कोई आ रहा है, पर वो नहीं, अपने लोगों को धमकाने के लिए कि अरे इंडिया आने वाला है। एकदम आर्मी की पॉपुलैरिटी वापस आ गई। ऐसे ही अब ऑप सिंदूर के बाद किया। अब मैं कहता हूँ 6 महीने अगर शांति रहे इंडिया पाकिस्तान की, तो यही जो पाकिस्तान के अवाम है वो फिर से कहना शुरू करेंगे ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, और फिर ये आसिम मुनीर अनपॉपुलर हो जाएगा। तब खतरा आएगा कि जब ये अनपॉपुलर होगा तो फिर क्या करेगा, क्योंकि उनकी ये वन ट्रिक पोनी है। हमेशा एक ही ट्रिक आती है कि इंडिया के साथ, और इंडिया में कहीं भी वो टेररिस्ट इंसिडेंट एक आधा तो करा ही सकते हैं, खास करके कश्मीर वैली में उनके एसेट्स हैं, और उनके एसेट्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, हमारे भी होंगे पर उनके हैं, और वो टेररिज्म करते हैं। तो अब ये देखने की बात है कि मोदी सरकार इसको कैसे हैंडल करती है। जहाँ तक ये हनीमून जो है पाकिस्तान का ट्रंप के साथ, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के पास ट्रंप को देने के लिए कुछ है नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड, व्यापार $7 बिलियन है, $7 बिलियन, 7, आप देखिए 7 कभी गलती से 60 मत समझिएगा, 7। और भारत और अमेरिका की कितनी है, 200 बिलियन, और बढ़ रही है। और जो हमारा जॉइंट डिक्लेरेशन था उसमें था कि 2030 तक इसको 500 बिलियन करना है। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत छोटी इकोनॉमी है, पाकिस्तान की एक ज्योग्राफी है जिससे पाकिस्तान की कुछ इंपॉर्टेंस है। और थोड़ा ये लगता है अमेरिका को, चलो गाज़ा में कल को कुछ हो, और क्योंकि कोई अरब देश की सेना तो लड़ नहीं सकती, उनको जितने अच्छे से अच्छे हथियार दे दो। पाकिस्तान की एक ही इस्लामिक सेना है दुनिया में जो अपने ऑर्डर फॉलो कर सकती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी देश सोचते हैं कि हम पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लें। सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन ने पहले किया, और ऐसे ही अमेरिका को भी लगता है कि अगर इनको प्रोटेक्शन थोड़ी देनी है, और उनको ख़तरा किससे है, उनको ख़तरा इजराइल से थोड़ा है, उनको ख़तरा एक तो ईरान से है, और दूसरी तरफ उनको ख़तरा अपने ही अवाम से है, क्योंकि ये सब तो नॉन डेमोक्रेसीज़ जो रॉयल्टीज़ हैं, मोनार्कीज़ हैं जो चला रही हैं, तो उन सबको डर लगता है कल को लोग ना इकट्ठे हो जाएं, या जैसे जॉर्डन में है वहाँ पैलेस्टीनियन ना इकट्ठे हो जाएं, उनकी बहुत तादाद है। तो एक बार हो गए थे वहाँ पे, बहुत मारामारी हो गई थी, और लगा कि वहाँ का महाराजा जाएगा, महाराजा किंग कहते हैं, किंग हुसैन थे उस समय। तो पाकिस्तानी आर्मी का एक कंटिंजेंट था, तो उसमें तब ज़ियाउल हक ब्रिगेडियर थे, तो उनको इंचार्ज बनाया ये पैलेस्टीनियन रिवोल्ट को जॉर्डन में ख़त्म करने के लिए और वहाँ के राजा को बचाने के लिए। उसमें कम से कम 3000 लोग उन्होंने मारे, फ़िलिस्तीनी, जिन फ़िलिस्तीनियों के नाम से इतना शोर मचाया जाता है आजकल, उनको मारा। और अब आपको ये भी बताता हूँ कि 1971 की हमारी लड़ाई में जो बांग्लादेश वॉर थी, रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स ने एक स्क्वाड्रन F-104 स्टार फाइटर्स का पायलट्स के समेत पाकिस्तान एयरफोर्स को ट्रांसफ़र किया था, और उसमें से कम 2 जहाज़ गिराए भी गए। और ये जो ऑपरेट कर रहे थे, ये राजस्थान सिंध सेक्टर में उस तरफ ऑपरेट कर रहे थे। तो ये बड़े डीप टाइज़ हैं पाकिस्तान की और मिडिल ईस्ट में, और इन टाइज़ में इस्लाम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ट्रेनिंग भी पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस वाले करते हैं। इसलिए आप देखें कि रॉयल कतर एयरफोर्स जो है उसके पास काफ़ी रफ़ाल हैं, उसके पास इंडियन एयरफोर्स से ज़्यादा रफ़ाल हैं। वहाँ पाकिस्तान की एयरफोर्स ट्रेनिंग करती है, अपनी भी करती है, उनकी भी करती है। तो पाकिस्तान को ये फ़ायदे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान का वो नहीं है जो अचानक हो गया कि अरे पाकिस्तान दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये कुछ ट्रंप ने भारत को दबाने के लिए भी किया कि देखो मेरी तो इनके साथ दोस्ती है, या आप मेरी बात मान लो, क्योंकि उनको भी बड़ा गुस्सा आया और ईगो भी हर्ट हुई कि भारत ने उन्हें बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दिया सीज़ फायर का। जी शेखर, आज का आखिरी सवाल पवन कुमार बालाबोमा का है। वो बोल रहे मेरा सवाल बीबीसी द्वारा ट्रंप के भाषण में बदलाव और बीबीसी के डायरेक्टर जनरल व न्यूज़ सीईओ के इस्तीफे से जुड़ा है, जिससे इस ब्रॉडकास्ट की पत्रकारिता की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
क्या कई राइट लीनिंग लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले राइट विंग नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाकर बीबीसी एक लेफ्ट विंग प्रोपोगंडा मशीन बन गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, बीबीसी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और सेटबैक क्योंकि तथ्यों पर आधारित है। बीबीसी भी कुछ समय के साथ साथ, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि वो राइट को हमेशा टारगेट करती है, लेकिन इंक्रीजिंगली थोड़ी लेफ्ट विंग तो है। अब आप लेफ्ट विंग कह लीजिए या लिबरल कह लीजिए, क्योंकि जैसी बीबीसी है उसकी कोई खास तो लेबर गवर्नमेंट से भी नहीं बनती है ब्रिटेन में, हालांकि वो सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं, सरकार का एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो बीबीसी के लिए लॉस ऑफ फेस है। बीबीसी को थोड़ा क्लीनिंग अप करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि उनके जो और सवाल पैदा हुए हैं, जैसे कि उनकी गाज़ा कवरेज के ऊपर बहुत सवाल हैं और भी काफ़ी कवरेज के ऊपर सवाल हैं, उन सबको अब उस आग को अब हवा मिलेगी इस डिस्क्लोजर से और इस तरह के एक्सपोजर से, जिसके लिए बीबीसी ने माफ़ी मांगी है और उसके कई सीनियर लोग छोड़ के भी गए हैं। पर ये देखिए कि बीबीसी, सीएनएन ग्लोबली हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे हैं। जी। जैसे कि हम गल्फ वॉर कवर करने गए थे 1991 में, मैं उसी बात से आज की बात ख़त्म करता हूँ। तो वहाँ पे अमान में, क्योंकि अमान एक तरह से बेस था, वहीं से हम लोग इराक वगैरह में जाते थे जहाँ पे लड़ाई चल रही थी। तो कभी जब मौका मिला तो 2 दिन अमान आ गए, कम से कम खाना तो ठीक से मिलेगा। वहाँ पर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, एक सिर्फ। तो वहाँ पे कुछ लोकल लोग थे, ज़्यादातर पैलेस्टीनियन ही थे। तो एक जर्नलिस्ट था, तो उसने बोला विच ऑर्गेनाइजेशन आर यू फ्रॉम? उसने कहा बीबीसी। व्हाट इज़ बीबीसी? तो उसने कहा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो उसने कहा नहीं, नो इट इज़ नॉट ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इट इज़ बारबेक्यू चिकन, राइट? एंड उसने कहा देन इफ़ वी हैव बारबेक्यू चिकन देन व्हाट इज CNN? तो उसने कहा चिकन नूडल्स नेटवर्क। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई डिफरेंसेस, कंट्रोवर्सीज चलती रहती है, लेकिन इस केस में बीबीसी के साथ ये बहुत बड़ा हो गया है और इसके वो गुनाहगार हैं। इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ब्रश लेके उनको पूरा पेंट कर दीजिए। बीबीसी में बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, बहुत अच्छे एंकर्स भी हैं, लेकिन ये उनके ऊपर एक काला धब्बा है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।